नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जोशिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 से लेकर के अगले 10 दिनों में किस तरह की गतिविधियाँ यानी कि किस तरह की वर्षा कहाँ पर देखने को कैसी मिल सकती है, कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। हमने आपको पहले कुछ लोगों को हमने बताया था कि एक 14 तारीख को यानी कि 14 अक्टूबर को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिसकी वजह से जो है तो इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। तो लोगों का कहना था कि इसका प्रभाव केवल राजस्थान के कुछ इलाकों, पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। लोगों का कमेंट आ रहा था कि इस मॉडल ने दिखाया है, यहाँ पर ये संकेत किया है, यहाँ पर ये संकेत किया है। तो हमने कहा था, आपको पहले बताया था कि दोस्तों इसका जो प्रभाव है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई था, मजबूत था, इसकी वजह से एक ट्रफ नुमा गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिली हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे, ये देखिए, ये इस तरह से जो है ट्रफ नुमा गतिविधियाँ देखने को मिली है। तो क्या हुआ है कि हमने कहा था कि इसका प्रभाव जो है वो मध्य उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा रहेगा और इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और बिहार तक भी देखने को मिल सकता है। और आज लखनऊ तक काफ़ी अच्छी वर्षा हो भी रही थी, जैसे कि मानसून में हो रही है। और कल हमारे यहाँ पर यानी कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में इतना तगड़ा आंधी चला, इतना तगड़ा बारिश हुई उत्तरी इलाकों में खासतौर पे, क्योंकि ये जो है तराई की बेल्ट चल पकड़ कर ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जो प्रभाव होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत तगड़ी आंधी थी, पेड़ उखड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। धान की फसलें जो मानसून में बेकार थी, कुछ बारिश हुई थी तो कुछ फसलें जो जीवित थी वो गिर चुकी हैं, यानी कि फसल ख़राब ही हो चुकी है। तो बहुत ख़राब स्थिति रही है ये। अगर बारिश नहीं हुई होती तो काफ़ी खुशनुमा स्थितियाँ रही होती, लेकिन बारिश ने पूरा सब जो है माहौल को ही बिगाड़ करके रख दिया। देखेंगे राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के कई इलाकों में जो है वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। बिजली की चमक धमक बहुत ज़बरदस्त हुई है। इतना तो मानसून में नहीं हो रही थी, मानसून में बिजली चमक ही नहीं रही थी अधिकतर। तो ये इसकी गतिविधियाँ देखने को मिली है। कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा हुई है। तो ये रहा इसका जो मौसमी पैटर्न हमने जो बताया था, आखिर में वही हुआ और इसका जो गतिविधियाँ दायरा था वो काफ़ी लंबा चौड़ा देखा गया है। फिर बात करते हैं आगे के दिन कि किस तरह से जो जैसा कि साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। देखेंगे 28 तारीख के आसपास देखिए अरब सागर में कल एक इंटेंसिफाई सिस्टम यानी कि एक इंटेंसिटी भरा सिस्टम बन सकता है, उभर सकता है, जो कि काफ़ी प्रभावशाली होने वाला है। लेकिन 19 के आसपास तो देखिए सिस्टम जो है ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी कि पश्चिम दिशा में आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखेंगे 20 के आसपास, तो 20 के आसपास देखेंगे ये वहीं पर रहेगा, ये इंटेंसिफाई होगा और बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम होगा वो भी थोड़ा सा इंटेंसिफाई होगा, लेकिन ये जो है काफ़ी तेज़ी से इंटेंसिफाई होने वाला है। लेकिन 21 के आसपास देखिए ये दिखा रहा है कि ये ओमान की तरफ जा रहा है और यमन की तरफ, ओमान से उत्तरी इलाके में, ओमान और यमन की तरफ के बीच में इलाकों में जो है ये जा रहा है। और बारिश देखेंगे तो वो देखिए उधर ही जा रहा है, यानी कि ये जो है ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए ये ओमान की तरफ जा रहा है। और जैसे ये 22 के आसपास ओमान की तरफ बढ़ता है, वैसे ही पूर्व बंगाल की खाड़ी में वो सिस्टम जो है वो इंटेंसिफाई होने लगता है, यानी कि इंटेंसिटी गेन करने लगता है। ठीक है, लेकिन 23 के आसपास तो ये सिस्टम है, ये देखिए अरब सागर वाला, वो देखिए ओमान की तरफ पहुंच गया है, तटों पर टकरा गया है 24 के आसपास। और उसी समय ये देखिए एक सिस्टम जो है उड़ीसा के कोस्ट को पार करता हुआ, पश्चिम बंगाल को पार करता हुआ, रिकर्व करता हुआ म्यांमार की तरफ ये जो है मूव कर जाएगा, यानी कि पूर्वोत्तर भारत की तरफ चला जाएगा। जैसे कि चक्रवाती तूफान फानी के बारे में भी ऐसी तरीके देखने को मिली थी, यानी कि रिकर्व, यानी कि इस तरह से जहाँ से मानसून पहुँचा है वहीं से ये सिस्टम यहीं से देखिए यहाँ तक, यहाँ जो है ये आगे आएगा और यहाँ से जो है ये यहाँ से इस तरह से रिकर्व कर जाएगा। इस तरह से इसका जो है ट्रैक रहने वाला है। ठीक है, ये दिखा रहा है कौन सा, ये आपको दिखा रहा है हमारा ECMWF का मॉडल। अब देखते हैं कि जो GFS है वो इसके बारे में क्या डिटेल देता है। तो चलिए GFS के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि GFS क्या इसमें कहने जा रहा है, कहाँ पर क्या गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। तो देखेंगे दिखा रहा है कि 28 तारीख के आसपास एक सिस्टम जरूर से बंगाल की खाड़ी में बन जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी, यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों में सिस्टम बन जाएंगे और दोनों धीरे धीरे इंटेंसिफाई होंगे। और 19 को देखेंगे, 19 के आसपास तो देखेंगे दोनों सिस्टम जो है अभी लगभग साथ साथ जो है इंटेंसिटी को गेन कर रहे हैं। ये भी सिस्टम और ये भी सिस्टम देखिए इस तरह से ये दोनों जो है वो अपना इंटेंसिटी गेन कर रहा है। गतिविधियाँ को जो है ये काफ़ी ज़्यादा ये जो वर्षा को बढ़ा रहे हैं, अच्छे खासी रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिल रही है इन सिस्टम के चलते। 20 को देखेंगे तो सिस्टम जो है ये देखिए इंटेंसिफाई होना शुरू हो गए हैं और दोनों सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहे हैं और लगातार इंटेंसिफाई हो रहे हैं। और देखेंगे 21 के आसपास तो दोनों सिस्टम देखिए साइक्लोनिक स्टॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि ये धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। और देखेंगे 22 के आसपास तो देखिए अरब सागर का सिस्टम काफ़ी मजबूत हो चुका है। और 23 के आसपास देखेंगे तो दोनों सिस्टम देखिए अरब सागर से लेकर के बंगाल खाड़ी दोनों सिस्टम देखिए काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, यानी कि दो सिस्टम एक साथ यार बहुत कम देखने को मिलते हैं दोनों छोरों पर। लेकिन 23 का आसपास देखेंगे तो ये देखिए सिस्टम काफ़ी मजबूत हो चुका है, वो म्यांमार की तरफ लैंड कर गया GFS में। और 24 का आसपास देखेंगे तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है सिस्टम, चक्रवाती तूफान और ओमान की तरफ बढ़ रहा है।
25 को देखेंगे, 25 को भी देखिए ये ओमान की तरफ ही बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से। और देखेंगे 25 के आसपास के आगे पर करेंगे देखेंगे तो ये जो है ओमान की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बाद फिर से यहाँ पर रिकवर करता है। और 26 में देखेंगे तो दिखा रहा है कि सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर ही लैंडफॉल करेगा, यानी कि इसका जो दायरा है वो काफ़ी अलग दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये जो है अलग ही अपना ट्रैक जो है वो दर्शा रहा है कि यहाँ पर इस तरह से जो साइक्लोन है वो अपना प्रभाव दिखाने का, यानी कि प्रभाव इसका जो है साइक्लोन का वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रह सकता है। अब इनमें इस चक्रवाती तूफान में थोड़ा सा हवाओं की बात करते हैं कि जो मिडिल अरब सागर में रहेगा इसमें हवाओं की रफ्तार कितनी होने वाली है जेफएस की मानी तो देखा जाए तो इसमें हवा की रफ्तार अगर देखा जाए तो 121 120 से लेकर के यानी कि काफ़ी तगड़ी हवाएं यहाँ पर चलने वाली हैं। 100 देखिए यहाँ पर 101 यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हवाएं जो यहाँ पर 127 तक पहुँच गई हैं, 130 भी पहुँची है, 130 और 100 यहाँ पर 31, यानी कि यहाँ पर जो है हवा की रफ्तार काफ़ी तगड़ी है। ये देखिए 140 तक भी पहुँची भाई, तो 140 तक 41 लगता है 150 पहुँच जाएगी। हाँ 45 46 47 48 49 यानी कि 27 48 49 49 और ये रहा आपका, ये 49 हो गया आपका, ये रहा 47 48 49 50। ये देखिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ हैं, यानी कि 150 कुछ कहा था भाई 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ जो है ये जेएफएस दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हवाएं की जो है लेकर के ये आगे बढ़ने वाला है। देखेंगे क्लाउड को, देखेंगे किस तरह से बादल जो है इंटेंसिफाई हुए, देखिए काफ़ी ज़्यादा घने बादल छाए हुए हैं इस तरह से। देखिए ये रहे बादलों का ये रहा पैच, ये देखिए इस तरह से जो है बादल काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और ये बादल जो है धीरे धीरे जो है पूरब की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि फिर से लगता है आंधी और पानी का जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है, यानी कि बादल जो है फिर से गतिविधियों को बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि बादल ये अब जल्द ना आए, क्योंकि ये बहुत तगड़ी आंधी लेकर के आ रहे हैं, साथ साथ में पानी तो आ ही रहा है, लेकिन ये जो है बस देखिए यहाँ पर जो ये फैजाबाद के आसपास देखिए हवा जो बादल हैं वो काफ़ी घने तो हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिए ये जो है डिक्रीज भी हो रहे हैं, कमज़ोर भी हो रहे हैं, लगातार ये जो अपना अस्तित्व देखिए खोते जा रहे हैं। यानी कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर पानी अब ना आए, यहाँ पर इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। धान की फसलें ख़राब हो रही हैं, लेकिन प्रकृति क्या कि कुछ भी कोई नहीं कर सकता। बाकी पहाड़ों पर बर्फबारी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर लेह लद्दाख के क्षेत्र में, यहाँ पर देखिए जो अच्छी खासी जो है बर्फबारी देखने को मिल सकती है, इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। देखेंगे पहाड़ों पर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बंगाल खाड़ी से बंगाल खाड़ी से अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में ज़बरदस्त यहाँ पर जो है क्लाउडिंग है, बादल छाए हुए हैं। जहाँ तक हमने कहा भी था उसकी आगे इसका प्रभाव देखने को यहाँ पर भी कहीं कहीं पर मिल सकता है, लेकिन अब इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मौसम अब धीरे धीरे जो है वो आज के बाद से लगभग शुष्क होता चलेगा। और देखेंगे अरब सागर बंगाल खाड़ी में देखेंगे तो दोनों ओर जो है काफ़ी घने क्लाउडिंग है, काफ़ी अच्छी बादलों का जो पैच बना हुआ है, यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए ये जो है काफ़ी अच्छे बादलों का पैच बना हुआ है, जो कि बारिश के लिहाज से काफ़ी बेटर माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। जो कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिएगा, हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।